डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ हेल्थ केयर सेंटर रावलपिंडी से एक नई वीडियो के साथ आपके हाजिर खिदमत हूँ। व्यूवर्स, मेरी आज की वीडियो का मौजू है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है? व्यूवर्स, जब सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत कम हो जाएं या इरेक्शन बरकरार ना रहे या फिर एट ऑल इरेक्शन ही ना हो तो इन कंडीशंस को इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहा जाता है। इरेक्शन सेक्सुअल डिज़ायर की वजह से होता है या फिर डायरेक्ट बॉडी कांटेक्ट की वजह से होता है। और इरेक्शन में टोटली रोल जो है ना वो ब्लड का है। जब सेक्सुअल थॉट्स आते हैं या डिज़ायर पैदा होती है तो ब्लड फ्लो जो पेनाइल आर्टरी है उसमें बढ़ जाता है। उसमें जब ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो जो पेनिस के चैम्बर्स हैं वो दोनों ब्लड से भर जाते हैं और ये तब इरेक्शन हो जाती है। और ये इरेक्शन तब तक मेंटेन रहती है जब तक पेनाइल वेन से ये ब्लड बाहर नहीं निकल जाता। और ये तब बाहर निकलता है जब मसल्स जो है ना वो कांटेक्ट हो जाते हैं पेनिस के। तो इस तरह जो इस प्रोसेस में की वजह जो है ना जो इरेक्शन नहीं होती, मेन वजह उनकी ये होती है कि यहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं होता। व्यूअर्स, हम देखते हैं कि इसके रूट काजेज़ क्या हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के। वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ हैं आजकल बहुत ज़्यादा है, और उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, ओबेसिटी है। मोटापा न सिर्फ इरेक्टाइल डिसफंक्शन को बूस्ट करता है, इवन इसमें इनफर्टिलिटी भी इन्वॉल्व होती है। अगर ओबेसिटी हो तो इनफर्टिलिटी के केसेस भी सामने आते हैं। हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, इंसोमेनिया है, नींद नहीं आती, नींद मेंटेनेंस होती है बॉडी की। अगर बंदा नींद नहीं करता, नींद नहीं आती या रात को नींद नहीं करता तो उसके फ़िज़िकल डिसऑर्डर्स शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा स्मोकिंग है, अल्कोहल है, शराबनोशी, ये चीज़ें जो है ना ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन में हेल्पफुल होती हैं। और उसके अलावा टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी बहुत आम हो गया है ये प्रॉब्लम, तो ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन को बूस्ट करती है। उसके अलावा रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम भी इसको बूस्ट करती है। और ड्रग्स का हम इस्तेमाल करते हैं, कई ऐसे ड्रग्स हैं जो डायरेक्टली सेक्सुअल जो है ना वो उस पर इफ़ेक्ट्स पड़ती हैं। स्पेशली जिस तरह इंसोमेनिया है, जो लोग नींद के लिए गोलियां लेते हैं, टैबलेट्स लेते हैं या जो भी ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं उसका इफ़ेक्ट्स होता है इसके ऊपर। और एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा है वो साइकोजेनिक है। साइकोजेनिक व्यूअर्स क्या है? साइकोजेनिक ये है कि एक बंदा ठीक है, वो हेल्दी है, बट किसी भी वजह से वो कोई एक बार या दो बार वो सक्सेसफुल नहीं होता। उससे यह है कि उसके एक माइंड में एक चीज़ बैठ जाती है कि पता नहीं नेक्स्ट टाइम मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो इसकी वजह से वो ठीक होते हुए भी वो सिर्फ वो साइकोजेनिक की वजह से वो डिसऑर्डर हो जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम उसमें होता है। उसके अलावा पेल्विक एरिया में अगर सर्जरी हुई है या कोई चोट लग जाए या वहाँ पे सर्जरी हुई है तो उसकी वजह से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन का बंदा शिकार हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो व्यूअर्स, जो हमने रूट काजेज़ देखे हैं उस रूट काजेज़ के हिसाब से आप होम्योपैथिक की मेडिसिन अगर आप देखें तो जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स के हिसाब से ही मेडिसिन यूज़ होने चाहिए। लेकिन जिस तरह लाइकोपोडियम है, एग्नेस कास्टिस है, ये मेडिसिन है, ये बहुत यूज़फुल हैं, लेकिन एक अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स देनी चाहिए। उसके बाद फिर हम आते हैं कि कपिंग थेरापी का क्या रोल है इरेक्टाइल डिसफंक्शन में। तो डियर, जितनी भी हमने इसके रूट कॉज देखे हैं इनमें ऑलमोस्ट कोई भी ऐसा नहीं है जो हम कपिंग थेरापी से उसको इन ऑर्डर नहीं कर सकते। तो जब हम रूट कॉज को हम ख़त्म करते हैं, जब वो ठीक होता है बंदा, उसकी वो कॉजेज़ ख़त्म हो जाते हैं, तो डेफ़िनेटली बंदा उसकी जो बीमारी है वो ठीक हो जाती है। तो कपिंग थेरेपी के बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। इससे बहुत सारी लोगों की जो है ना वो लाइफ वो उसमें वो नॉर्मल हुई हैं, जो एबनॉर्मलिटी है वो ख़त्म हुई है। और हमारे पास बहुत केसेस हैं जो बहुत सक्सेसफुल जो है ना हुए हैं।
تو آپ سے بھی یہی ہے کہ اگر کسی کو اس طرح کا کوئی ایشو ہے تو وہ کپنگ تھراپی کو بہت کانفیڈنٹ کے ساتھ آپ کریں، اس میں ہیزیٹیشن نہ محسوس کریں۔ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو یہ پرابلم ہوتا ہے وہ ایگزیکٹ جگہ پہ نہیں جاتے، وہ کسی سے سن لیا، کسی نے علاج کیا، اس سے اس نے سنا، اس کو پتہ نہیں کیا ایشو تھا، وہ علاج وہ شروع کرتا ہے، تو اس سے یہ ہے کہ مسائل بدتریج بڑھتے ہیں، کم ہونے کی بجائے بڑھتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کو اگر ایک پرابلم ہے تو اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، پراپر جگہ پہ جائے، وہاں کنسلٹ کرے اور انشاءاللہ اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی۔ کوئی بھی بیماری پیدا نہیں ہوئی ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر کسی کا بیماری کا علاج آج تک دریافت نہیں ہوا، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ علاج نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں تک ریسرچ نہیں ہوا، وہاں تک اپروچ نہیں ہوئی ہے، ورنہ اللہ پاک نے اگر کسی کو بیماری بھیجی ہے، بیماری سے پہلے اس کا علاج بھیجا ہے۔ تو آپ کو اگر کوئی ایشو ہے اس طرح کا تو آپ اس کے لیے میں کہوں گا کہ بیسٹ علاج ہے کپنگ تھراپی کریں۔ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ کپنگ تھراپی کا جو سب سے ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کو اگر ایک بیماری ہے تو 10 بیماریاں اس کے ساتھ اور بھی ٹھیک ہوں گی۔ آپ کسی ایک مسئلے کے لیے، یعنی آپ شوگر کے لیے علاج کرا رہے ہیں تو شوگر کے ساتھ ساتھ جو آپ کو باقی جو مسائل ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں گے۔ تو اس کے لیے آپ کپنگ کرائیں گے تو کپنگ کے یہ تو ٹھیک ہوگا انشاءاللہ، اس کے ساتھ بھی اس کے علاوہ بھی کوئی مسائل ہیں تو وہ بھی ایڈریس ہوں گے، وہ بھی ٹھیک ہوں گے۔ تو اس لیے پورے کانفیڈنٹ کے ساتھ آپ اس کے لیے کپنگ تھراپی کریں اور انشاءاللہ آپ بہت ہی بہتر رزلٹ جو ہے نا آپ کو ملیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔